नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में बात की थी, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी। अब तक हम वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, उनका भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, समाज, सोसाइटी, धर्म, रिलीजन, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में सबसे पहले तो हम वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद आज की ही क्लास में हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे, 16 महाजनपद को डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से मैप का प्रयोग करके सारे महाजनपद में आपको याद करा दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें टेबल फॉर्मेट में दे करके बहुत बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी साथियों। ठीक है, तो चले एक बार पहले थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को देख लेते हैं। कल की क्लास में हमने सोसाइटी के बारे में और रिलीजन के बारे में बात की थी। समाज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऋग्वैदिक काल का या पूरे के पूरे वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पूरा ही समाज पितृसत्तात्मक था, सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत इन अगेंस्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में उनके पास शिक्षा का अधिकार था, एजुकेशन का राइट था, पुनर्विवाह का अधिकार था, रीमैरिज का राइट था, नियोग जैसी प्रथाएं चल रही थी, और बहुत से चयन के अवसर उनके पास थे। दे हैड राइट टू चूज। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में यह चीज बुरी होती जाती है। ऋग्वैदिक काल में जहां कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई, बर्थ बेस्ड वर्णा सिस्टम की शुरुआत हो गई। तो ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं साथियों जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसी तरह हमने धर्म के बारे में पढ़ा था कि वैदिक काल में धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वैदिक पीरियड में रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऋग्वैदिक काल में जहां इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की प्रधानता है, वहीं उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता बन जाएंगे, रुद्र और विष्णु महत्वपूर्ण देवता बन जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में जहां स्तुति या प्रार्थना भक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है, वहीं उत्तर वैदिक काल में यज्ञ भक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन जाएंगे और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर वैदिक काल से कुछ नई चीजों की शुरुआत होगी, जैसे गोत्र व्यवस्था की शुरुआत, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत, पुरुषार्थ व्यवस्था की शुरुआत, पंच महायज्ञ की अवधारणा, 3 ऋणों की अवधारणा, 4 आश्रमों की अवधारणा। ये सारी चीजें हमें उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिलती हैं, लेटर वैदिक पीरियड में देखने के लिए मिलती हैं। उम्मीद है कि क्विज आपने लगाई होगी, और क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम वहां पर डाल देते हैं, और आज की क्विज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के सभी प्रश्नों को हमने मिश्रण किया है। वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद पीरियड के लगभग हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से वहां पर लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, और अगला टॉपिक है वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड। इसे भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे साथियों ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, और फिर हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। पहले ऋग्वैदिक पीरियड की इकोनॉमी पढ़ेंगे और फिर हम लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो पहले मैं मोटे मोटे तौर पर आपको कुछ बातें समझा देता हूं। देखो, सबसे बड़ा एक अंतर है। अंतर क्या है ये समझना। अगर हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक पीरियड की बात करें, तो इसमें जो ऋग्वैदिक काल है अर्थात ऋग्वैदिक पीरियड है, यहाँ मुख्य जो व्यवसाय है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, वो पशुपालन है। यहाँ मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। यहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री है। जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है साथियों? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। और वहीं उत्तर वैदिक काल में अर्थात लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय है अर्थात प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो कृषि, एग्रीकल्चर।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर कृषि नहीं है, यहाँ कृषि और पशुपालन दोनों है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों है, लेकिन कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। यहाँ पर भी कृषि है पशुपालन के साथ, एग्रीकल्चर है अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री, पर पशुपालन यहाँ प्रारंभिक व्यवसाय है या मुख्य व्यवसाय है या प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। और पशुपालन में भी साथियों सबसे अधिक जो महत्व है वो है गाय का, काऊ। पूरे वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण कोई जानवर है तो वो है गाय। गाय सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। काऊ वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन throughout the Vedic period, whether it was Rigvedic period or it was later Vedic period। तो अब इसी आधार पर हम इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं एक एक बात। जैसे सबसे पहला पॉइंट यहां आप देख पाइए साथियों, लिखा है कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक पीरियड का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री था। ऋग्वैदिक पीरियड का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री था। यहां मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, इन सब का पालन किया जाता था। प्राइमरली यहाँ काऊ, बुल, बफेलो, गोट, हॉर्स, इन सब को पाला जाता था। गाय सबसे पवित्र पशु थी। जैसा मैंने अभी बताया कि जो काऊ है वो मोस्ट सेक्रेट एनिमल था और गाय के लिए अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्लीज ये याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीधा सवाल पूछा जाता है कि वैदिक काल में किसे अघन्या कहा गया है। वॉट इज कॉल्ड अघन्या इन दी वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है, जिसका वध नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी किल्ड। प्लीज रिमेंबर दैट, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद साथियों कृषि, जैसा हमने समझा कि कृषि बहुत सीमित स्तर पर होती थी, एग्रीकल्चर बहुत लिमिटेड था ऋग्वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक काल में कृषि बहुत सीमित होती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन जाती है। जितनी जानकारी है उसमें ऋग्वेद के चौथे मंडल से हमें जानकारी मिलती है, ऋग्वेद के 4th मंडल से हमें एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है। एकमात्र अनाज जिसका उल्लेख किया गया है, ओनली ग्रेन दैट इज डिस्क्राइब्ड वाज बार्ले, यव का उल्लेख किया गया है। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग है। वहीं नहर के लिए कुल्या शब्द है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जा रहा है। अश्मक चक्र राहट को कहा जा रहा है और अवट शब्द गड्ढे के लिए प्रयोग किया गया है। हल के लिए लांगल और सीर शब्द का प्रयोग है। गोबर की खाद को करीशु कहा जा रहा है और हल से जोती हुई रेखा को सीता कहा जा रहा है। सीता एक ऐसी लाइन है जो कि प्लाऊ के द्वारा ड्रॉ की गई है। करीशु काउ डंग मैन्योर को हम कह रहे हैं। लांगल जो वर्ड है वो प्लाऊ के लिए हम यूज कर रहे हैं साथियों। कुल्या फॉर कैनाल, क्षेत्र और उर्वरा फॉर कल्टीएबल लैंड एंड अश्मक चक्र फॉर दी राहट, इन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब मैं ये चीजें आपको बताता हूं कि ये किस तरह की चीजें हैं। देखो समझो, सबसे पहले हमें समझ में आया कि सर जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक पीरियड है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। यहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा है? एनिमल हस्बेंड्री है। और पशुओं में भी हमें समझ में आया कि मुख्य रूप से गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। काउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल और गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। काउ के लिए वर्ड अघन्या हैज बीन यूज्ड। गाय के अलावा बैल, भैंस, इन सब का भी पालन किया जाता था और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है। दूसरा, सीमित कृषि, बहुत ही सीमित कृषि होती थी, बहुत ही लिमिटेड एग्रीकल्चर था साथियों, बहुत ही लिमिटेड एग्रीकल्चर था। अब एग्रीकल्चर की जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद के चौथे मंडल से मिलती है। ऋग्वेद का जो 4th मंडल है उससे हमें कृषि की जानकारी मिलती है। अब जब कृषि की जानकारी है तो एकमात्र फसल का उल्लेख है जौ, एकमात्र फसल है जौ, एकमात्र क्रॉप है बार्ले और बार्ले के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है दैट इज यव।
ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि यव शब्द का प्रयोग किस फसल के लिए किया गया है, बार्ले या जौ के लिए किया गया है, बार्ले या जौ के लिए किया गया है, याद रखना। इसके अलावा हमें कृषि से संबंधित कुछ शब्द मिलते हैं और शब्द से बहुत प्रश्न आते हैं साथियों। जो वर्ड है, वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि कुल्या नाम का एक शब्द है और कुल्या का मतलब क्या है, नहर, तो नहरें शायद होती होंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है अश्मक चक्र। ये वर्ड याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है अश्मक चक्र। अब अश्मक चक्र रहट नाम के एक यंत्र को बोला जाता था जिससे इरिगेशन होता है, जिससे सिंचाई होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिखता है। तो ये जो आप देख रहे हैं साथियों, अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो उसने देखा होगा कि इस तरह से कुछ बाल्टियां लगा दी जाती हैं, नीचे एक कुआं होता है। ये बाल्टियां, ये जो है, ये पहिया लगातार घूमता है, बैल इसको घुमाते रहता है, इस तरीके से बैल इसको घुमाते रहता है। यहाँ से पानी निकलता रहता है, कॉन्स्टेंटली पानी निकलता रहता है और इन छोटी छोटी वाहिकाओं के द्वारा पानी जो है वो खेत में पहुंच जाता है। इसी को हम रहट बोलते हैं। तो रहट के लिए वैदिक काल में अश्मक चक्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ड अश्मक चक्र हैज बीन यूज्ड। अगली चीज साथियों जो हमें याद रखने की है वो है क्षेत्र या उर्वरा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी, क्षेत्र या उर्वरा। तो ये शब्द कृषि योग्य भूमि के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द कृषि योग्य भूमि अर्थात कल्टीएबल लैंड के लिए प्रयोग किया गया है। कृषि योग्य भूमि या कल्टीएबल लैंड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है, ऐसा लैंड जिस पर एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जा सकता है, उसे क्षेत्र या उर्वरा कहा गया है। ठीक है साथियों, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके अलावा एक और शब्द है लांगल, ये भी याद रखेंगे। लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया है, प्लाऊ के लिए। ऐसा ही एक वर्ड और है और ये वर्ड है सीता। सीता का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हल चलाया जा रहा है, तो हल चलने के बाद जो लाइन बन जाती है इस तरीके से, जो हल के द्वारा बनाई गई लाइन, हल के द्वारा बनाई गई रेखा के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। एक प्रकार की लाइन बन जाती थी और उससे भी पानी वगैरह आता था। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग, कृषि से संबंधित इन शब्दों का प्रयोग हमें ऋग्वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है। अब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आखिर हम विनिमय किस माध्यम से कर रहे हैं, हम एक्सचेंज किस मीडियम से कर रहे हैं। जैसे आज हम रुपए का प्रयोग करते हैं और रुपए के द्वारा ही हम लेन देन का काम करते हैं, हम विनिमय का कार्य करते हैं। याद रखने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तरह, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरी वैदिक सभ्यता में, चाहे वो ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, पूरी वैदिक सभ्यता में विनिमय का माध्यम वस्तु थी। वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, अर्थात बार्टर सिस्टम का प्रयोग हो रहा था। बार्टर सिस्टम मतलब अगर मेरे पास 1 किलो गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, तो मैं आपको गेहूं दे दूंगा, आप मुझे चावल दे दीजिए। इस तरह से लोग वस्तुओं की अदला बदली करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया करते थे। ठीक है, सर्विसेज भी इसी रूप में काम करती थी कि कोई व्यक्ति है, जैसे घड़ा बनाना आता है, कोई नॉलेजेबल, तो अलग अलग चीजें हैं, यज्ञ करता है, पंडित हैं, तो पूरी तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। पशुओं का बहुत अधिक मूल्य होता था, तो पशुओं को भी आदान प्रदान किया जाता था, मुद्रा के रूप में पशु भी इस्तेमाल किए जाते थे साथियों। तो पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली ही रही है। पूरे के पूरे वैदिक सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम रहा है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। आइए कुछ और जानकारी एकत्रित करते हैं, धातुओं के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखें साथियों, मुख्य रूप से जो धातुओं का इस्तेमाल होता था, मुख्य रूप से सोना और तांबा, इनका इस्तेमाल होता था। सोने के लिए हिरण्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है और तांबे के लिए अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गोल्ड जिसके लिए हिरण्य वर्ड का यूज है और कॉपर और ब्रॉन्ज जिसके लिए अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वेद में हमें लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में हमें आयरन और सिल्वर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसा हमने कहा
कल की क्लास में आपको बताया था कि देखिए वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं है, हो सकता जानकारी थी लेकिन प्रयोग नहीं है। प्रयोग मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में होता है। आयरन जो है वो प्राइमरली जो यूज हुआ है वो लेटर वैदिक पीरियड से यूज होना शुरू हुआ है, वो उत्तर वैदिक काल से उसका उपयोग शुरू हुआ है साथियों। ठीक, पणी शब्द का इस्तेमाल व्यापारी के लिए किया गया है, ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पणी व्यापारी के लिए है, और हालांकि एक ऐसा व्यापारी जो दान धर्म नहीं करता। और वेकनाद शब्द का जो प्रयोग है या कुसी दिन जो वर्ड है वो सूदखोर के लिए इस्तेमाल किया गया है। नीचे इमेज भी बनी है। वेकनाट जो वर्ड है या कुसी दिन जो वर्ड है वो मनी लैंडर के लिए यूज किया गया। ये देखो मनी लैंडर की इमेज बनी है। और ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों। पणी का अर्थ क्या है, वेकनाट का अर्थ क्या है, करीशु गोबर की खाद को कहते हैं, जो काऊ डंग का मन्योर होता है उसे करीशु कहा जाता है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है, पणी मतलब व्यापारी, एक ऐसा व्यापारी जो दान धर्म नहीं करता था उसको पणी कहा गया है। वहीं दूसरा आपको याद रखना है वेकनाट या कुसीदिन। तो वेकनाट या कुसीदिन जो है वो सूदखोर के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो मनी लैंडर के लिए प्रयुक्त किया गया है। वेकनाट जो शब्द है या कुसीदिन जो वर्ड है वो सूदखोर के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो मनी लैंडर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये बातें विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। यहाँ से पहले भी प्रश्न बने हैं, दोबारा भी प्रश्न बनेंगे। आप एमसीक्यूज भी लगाओगे तो वहां भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जहां शब्द बहुत पूछे जाते हैं साथियों, वर्ड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हिरण्य सोना, हिरण्य गोल्ड, और अयस जो वर्ड है इट हैज बीन यूज्ड फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अयस शब्द का प्रयोग तांबा और कांसा के लिए किया गया है, ताम्र और कांस्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। चलें अब हम चर्चा कर लेते हैं साथियों कि शिल्पकार कौन कौन से थे, आर्थिक आर्टिशियंस कौन से थे, क्योंकि इकोनॉमी में हमें यह भी तो डिस्कस करना होगा कि प्रमुख उद्योग कौन से थे। तो उद्योग उस समय तो ऐसे इंडस्ट्री तो हुआ नहीं करती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो हुआ नहीं करती थी, तो शिल्पकार हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे जो छोटे स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो कौन कौन से प्रमुख क्राफ्टमैन रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण शिल्पकार रहे हैं, इस बारे में भी जानते हैं। तो एक शब्द है तक्षण, एग्जाम में पूछा गया शब्द है ये तक्षण। तो तक्षण बढ़ई या रथ निर्माण करने वाले को कहा गया है, कारपेंटर या कैरियट मेकर को कहा गया है। और जितने भी शिल्पकार थे उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो होता था वो तक्षण होता था, क्योंकि रथों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। तो बढ़ई जो है वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, रथ निर्माण करने वाले पूरे शिल्पकारों में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार है। तक्षण वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्टमैन अमंग ऑल द अदर क्राफ्टमैन बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद द कैरियट मेकिंग दैट वॉज यूज्ड इन द वॉर। तो याद रखेंगे तक्षण शब्द बढ़ई के लिए इस्तेमाल किया गया है, रथ निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया है। करमार जो शब्द है ये धातु कर्मी के लिए इस्तेमाल किया गया है। करमार जो वर्ड है वो मेटल वर्क जो करते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। कुलाल कुम्हार के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है कुलाल। द वर्ड कुलाला इज यूज्ड फॉर द पोटर जो काम करते हैं घड़े बनाने का। वाप्त्र जो शब्द है वाप्त्र ये नाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, बार्बर के लिए वाप्त्रा शब्द यूज किया गया है। चर्मकार ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है, चर्मकार जो है वो लेदर वर्क से एसोसिएटेड है। और सीरी जिसे पेशककारी भी कहा जाता है ये बुनाई और कताई का काम करते थे। सीरी वो एप्पल वाला सीरी नहीं, ठीक है। सीरी जो पेशककारी भी कहा जाता है ये वीवर और स्पिनिंग का काम करते थे, ये वीवर्स और स्पिनिंग का काम किया करते थे। तो यहां से भी शब्द पूछे जाएंगे। एक शब्द जो आपको याद रखना है वो है तक्षण। तो एक बार ना मैं आपको सारे वर्ड रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले हमने अघन्या शब्द पढ़ा। अघन्या का मतलब है गाय जिसे मारा ना जा सके, ठीक है। अघन्या दैट कैन नॉट बी किल्ड, इट वॉज यूज्ड फॉर द काउ। हमने एक शब्द पढ़ा अश्मक चक्र, ये रहट के लिए इस्तेमाल किया गया है जो सिंचाई का एक यंत्र था। अश्मक चक्र इज अ वर्ड फॉर रहट, अ इक्विपमेंट, एन इक्विपमेंट फॉर इरिगेशन। तीसरा हमने शब्द पढ़ा लांगल। लांगल का शब्द होता है हल, लांगल का मतलब था प्लाऊ। चौथा शब्द हमने पढ़ा साथियों कुल्या।
कुल्या का मतलब होता है नहर, कुल्या मीन्स होता है कनाल। एक वर्ड हमने पढ़ा क्षेत्र या उर्वरा, इसका अर्थ होता है कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र या उर्वरा का मतलब होता है कल्टीएबल लैंड। एक शब्द हमने पढ़ा करीशु, करीशु का मतलब होता है गोबर की खाद, काउ डंग मैन्योर। फिर हम आगे बढ़े साथियों, हमने एक और वर्ड पढ़ा यव, यव शब्द जौ के लिए इस्तेमाल किया गया है। यव जो वर्ड है वो बारले के लिए यूज किया गया है। फिर इसके अलावा हमने पणी नाम का एक शब्द पढ़ा जो व्यापारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड पणी इज यूज्ड फॉर द ट्रेडर। वेकनाद जो शब्द है, या वेकनाद या कुशीदिन, वेकनाद या कुशीदिन जो शब्द है, ये मनी लैंडर या सूदखोर के लिए इस्तेमाल किया गया है जो ब्याज पर पैसे देता था। तक्षण शब्द का प्रयोग बढ़ई या रथ निर्माण करने वाले के लिए किया गया है जो सबसे महत्वपूर्ण होता था। करमार जो शब्द है वो धातु का काम करने वाले के लिए इस्तेमाल किया गया है। हिरण्य शब्द सोने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आयश तांबा और कांसे के लिए इस्तेमाल किया गया है। कुलाला जो शब्द है वो शब्द कुम्हार के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। वाप्त्र जो शब्द है वो नाई के लिए इस्तेमाल किया गया है साथियों। इसी तरह चर्मकार चमड़ा उद्योग, सीरी बुनाई और कताई का काम करने वाले। तो ये महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं। 2-3 बार आप इवन वीडियो भी देख लोगे, इसी को आगे पीछे करके देख लोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो ये है ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, ये था ऋग्वैदिक पीरियड की इकोनॉमी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी किस प्रकार की थी, उत्तर वैदिक काल में किस तरह की आर्थिक गतिविधियां की जाती थी। आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल, हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। एग्रीकल्चर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि हो गया था। एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो गया था, मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि हो गया था। ये हम एक सेकंड रुकना, कृषि हो गया था साथियों। अब देखें कृषि में किन किन फसलों का उत्पादन किया जा रहा है ये समझें। तो चावल जिसे ब्रीही कहा जाता था, जौ, गेहूं, गेहूं के लिए गोघूम शब्द का प्रयोग है, उड़द, मांस, सरसों के लिए सरसप शब्द का प्रयोग है, और इक्षु जिसके लिए गन्ने के लिए इक्षु। चावल, ब्रीही, जौ, यव, गेहूं, गोघूम, उड़द, मांस, सरसों और इक्षु गन्ना। शतपथ ब्राह्मण में 4 कृषि क्रियाओं का उल्लेख है। 4 एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैव बीन मेंशन्ड इन दी शतपथ ब्राह्मण। याद करें बहुत पुरानी कक्षा, तो हमने पढ़ा था कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में 4 कृषि क्रियाओं का उल्लेख है। कर्षण अर्थात जुताई, वपन अर्थात बुआई, लवन अर्थात कटाई और मर्दन अर्थात मढ़ाई। ये 4 प्रोसेस है। कर्षण प्लाऊ करना, वापन सीडिंग करना, और लवन हार्वेस्ट करना, और मर्दन थ्रेसिंग करना। वो थ्रेसिंग करते ना, थ्रेसिंग का काम। उस काठक संहिता में लिखा हुआ है कि 24 बैलों से एक हल को खींचा जाता था। काठक संहिता कहती है कि देयर वॉज अ प्लाउ ड्रॉन बाय 24 ऑक्सन, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लाऊ हुआ करते होंगे, बहुत बड़े हल का उल्लेख किया गया है, मतलब जमीन बहुत बड़ी होगी, तभी 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। अतरंजी खेड़ा, ये प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अतरंजी खेड़ा दोस्तों, अतरंजी खेड़ा को कहा उत्तर प्रदेश में है। थोड़ी इसकी कहानी सुनो। उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा है और उत्तर भारत में लोहे का जो प्राचीनतम प्रमाण हमें मिला है, आयरन के जो हमें ओल्डेस्ट एविडेंस मिले हैं वो हमें अतरंजी खेड़ा से मिले हैं उत्तर भारत में।
ठीक है। और यहीं पर हमें लोहे की नाल वाला एक हल मिला है, एक हल है जिसकी जो नोक है वो लोहे से बनाई गई है। तो ये प्लीज याद रखना कि अतरंजी खेड़ा एक तो लोहे के प्राचीनतम प्रमाण उत्तर भारत में यहीं से मिलते हैं, और डिस्कवरी ऑफ एन आयरन ट्रिप्ड प्लाउड जो हमें यहां से देखने के लिए मिलती है। ये कृषि है। तो कृषि में ये सारी बातें याद रखेंगे। अब कृषि मुख्य व्यवसाय बन चुका है। एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ब्रीही चावल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। द वर्ड ब्रीही वॉज यूज्ड फॉर राइस एंड गोघूम वर्ड इज यूज्ड फॉर व्हीट। गोघूम शब्द का प्रयोग गेहूं के लिए किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 4 कृषि क्रियाओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में 4 एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को मेंशन करता है। कर्षण, वपन, लवन और मर्दन। काठक जो संहिता है उसमें 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। और अतरंजी खेड़ा यूपी से हमें लोहे की नोक वाला एक हल मिला है। अतरंजी खेड़ा से हमें प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं, बहुत पुराने साक्ष्य भी मिलते हैं साथियों। अगला है जी धातु उद्योग। धातु उद्योग को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अब धातु उद्योग में क्या विकास हो गया, मेटल इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि जब हम ऋग्वैदिक काल में थे तो वहां हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में सोना, तांबा और कांसे का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। गोल्ड के बारे में पता था उन्हें, कॉपर के बारे में पता था, ब्रॉन्ज के बारे में पता था। आयरन और सिल्वर का हमें एज सच कोई एविडेंस नहीं मिलता। लोहे और चांदी का हमें कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी भी है, चांदी की जानकारी भी है, तांबा और कांसा तो चल ही रहा है साथियों। तो अब लोहा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आयरन विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल। लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। ताम्र को लोहित अयस कहा जाएगा। तांबे के लिए अब लोहित अयस वर्ड का यूज किया जाएगा। और चांदी के लिए रुप्य या रुक्कम शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। रुक्म या रुप्य शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा साथियों। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग लोहे के लिए होगा। ताम्र शब्द के लिए लोहित अयस शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। और चांदी के लिए रुक्म या रुप्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप कभी सुने होंगे या प्रश्न आपने लगाए होंगे तो एक शब्द आपको और मिला होगा निष्क, और एक वर्ड आपको मिला होगा सतनाम। अब इसकी कहानी थोड़ा सा समझना। देखो, कई जगह पर यह लिखा है कि निष्क जो है वो प्रारंभिक सोने की मुद्रा थी। निष्क वॉज द अर्लियर फॉर्म ऑफ गोल्ड करेंसी, वेयरएज सतनाम वॉज द अर्लियर फॉर्म ऑफ सिल्वर करेंसी। निष्क जो है वो स्वर्ण मुद्रा का आरंभिक रूप था, वहीं जो शतनाम है वो चांदी की मुद्रा का आरंभिक रूप था। यह बात समझ में आती है। अब जरा ये बात भी आपको याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में भी हमें निष्क शब्द देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में निष्क का अर्थ सोने का हार है, गोल्ड का एक नेकलेस है। आगे जाकर के निष्क का प्रयोग हमने स्वर्ण मुद्रा के लिए किया और शतनाम का प्रयोग हमने चांदी की मुद्रा के लिए किया। पर ऋग्वैदिक काल में निष्क का अर्थ सोने का हार है, गोल्ड का एक नेकलेस है दोस्तों। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, अगली कुछ बातें याद रखना कि एक शब्द है रत्तिका, इसी को गुंजा भी कहा जाता है। ये तौल की एक इकाई थी, मेजरमेंट यूनिट थी। तो तौलने के लिए रत्तिका नाम की इकाई का प्रयोग करते थे। रत्तिका या फिर इसको गुंजा भी कहते हैं, एक वेट का या वेट का यूनिट हुआ करता था। द्रोण अनाज मापने की इकाई को बोलते थे। जो द्रोण है वो यूनिट ऑफ मेजरिंग ग्रेन। वहीं एक और शब्द है मिलता है वासप पुली, ये धोबी के लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड है। भिषक चिकित्सक के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। धीवर मछली पकड़ने का जो कार्य करते थे उनके लिए। कैवर्त मल्लाह अर्थात नाव चलाने वाले के लिए। ये सारे वर्ड याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। भीषक मेडिसिन या फिजिशियन के लिए, धीवर फिशरमैन के लिए, और कैवर्त बोटमैन के लिए इस्तेमाल किया गया
शब्द है। ये कैवर्त शब्द पूछा गया है दोस्तों, ये याद रखना कि कैवर्त शब्द मल्लाह या नाव चलाने वाले के लिए इस्तेमाल किया गया है। भिषक जो शब्द है वो चिकित्सक के लिए इस्तेमाल किया गया है, और धीवर जो मछली पकड़ने का काम करते थे। क्या है, देखो यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं, आप किसी भी स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स उठा लो, आप एसएससी के एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम आप उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप क्विज अटेम्प्ट करोगे, तो आपको सारे सवाल इसी तरीके के मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से मिलेंगे साथियों, जहां पर यही बातें पूछी गई हैं कि अच्छा चिकित्सक, धीवर, ये सारी चीजें क्या हैं क्या नहीं है, इसी तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये याद रखने वाले शब्द होते हैं, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन के आते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो उम्मीद है कि अब वैदिक काल की अर्थव्यवस्था भी आपको याद रहेगी। ये है वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। तो अब जो हमारा टॉपिक जो हमने शुरू किया था वैदिक सभ्यता, ये कंप्लीट होता है साथियों। अब हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इसका जो पीडीएफ है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभम गुप्ता पीडीएफ, वहां पर आपको मिलेगा। हमारी एप्लीकेशन भी है शुभम गुप्ता एकेडमी, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच है अभियान, जिसमें अधिकांश विषय मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, हिस्ट्री इकोनॉमी का मेरा स्पेशल बैच है, एक जीके जीएस फाउंडेशन बैच, इसमें सारे एग्जाम्स जिसकी भी जहाँ जहाँ पूछा जाता है जीएस, वो सारे एग्जाम का जीके कंप्लीट है। और प्रीलिम्स का बैच है साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, तो जीके जीएस फाउंडेशन, एमपीपीएससी फाउंडेशन, और भी बैचेस हैं। बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरली हम इन बैचेस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें, क्विज भी दिया गया है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, पीडीएफ रेगुलर मिलता है, टाइम दी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप कॉल जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, वैदिक सभ्यता। चलिए एक बार देखिए उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कई बार लगता है कि ये टॉपिक मुश्किल है, पर अगर इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, सही मेथड से पढ़ा जाए, और थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लो, तो ये टॉपिक ही बहुत आसान हो जाता है। तो आज की क्लास में अब जो हमारा दूसरा हिस्सा है, पहले तो हमने वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर ली। अब हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, या 16 महाजनपदों को हम पढ़ेंगे। देखो, आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है, इस क्लास का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो बड़ा क्लियर है कि आज मुझे 16 महाजनपदों के नाम आपको याद कराना है, और 16 महाजनपदों के नाम याद कराने के साथ साथ जो उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो भी उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी मुझे आपको याद कराना है। आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख लेना, और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, और अक्सर सवाल यही बनता है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर स्थित है, कौन से महाजनपद की राजधानी क्या है, और कई बार उनके प्रमुख राजाओं के नाम पूछ लेता है। राजाओं की जगह कई बार आपसे पूछ लेता है कि अच्छा वहाँ का प्रमुख शहर कौन सा था, इंपॉर्टेंट टाउन कौन सा था। क्विज भी अवेलेबल है, बढ़िया प्रकार की क्विज है, तो आप प्रश्न भी बहुत सारे लगा लेना, क्विजेस भी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना साथियों। ठीक है, चलिए, तो अब हम इस हिस्से के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, इस पार्ट के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। मोटे तौर पर आप देखें कि कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सौरसेन, पांचाल, कौशल, मल्ल, व्रज्जी, काशी, अंग, मगध, वत्स, चेदी, अवंती, और यहाँ अश्मक, इनके बारे में हमें बात करनी है। दूसरा, आप देखें हमने यहाँ गौतम बुद्ध की फोटो लगाई हुई है, इसका रीजन है, और ये राजा है, कोई भी राजा हो सकते हैं, बिंबिसार भी हो सकते हैं, अजातशत्रु भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि ये जो समय काल है, ये बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है, ये बुद्धिस्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। पहले कुछ बेसिक बातों को समझेंगे महाजनपद काल के बारे में, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे टॉपिक को। देखो, एक पॉइंट यह है कि सर ये महाजनपद का अर्थ क्या है। तो याद करें, हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में जन नाम की एक राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। यही जन नाम की राजनीतिक इकाई उत्तर वैदिक काल में, अर्थात लेटर वैदिक पीरियड में
जनपद के रूप में परिवर्तित हो गई। इट बिकेम जनपद इन दी लेटर वैदिक पीरियड। और यही साथियों जनपद नाम की इकाई अब 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 बीसी के आसपास, जो 300 ईसा पूर्व तक चलता रहेगा, 300 बीसी तक चलता रहेगा, इस काल में यही चीज महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गई। इट बिकेम महाजनपद। सर तीनों में अंतर क्या था? देखो तीनों में अंतर था क्षेत्र का। जो जनपद है, जन है, वो शायद जनों का जो क्षेत्र है वो शायद इतना ही रहा करता होगा, जो जन है वो इतने ही क्षेत्रफल में रहा करते होंगे। फिर बहुत सारे जनों से मिलकर के जनपद का विकास हुआ होगा, और बहुत सारे जनपदों से मिलकर के महाजनपद का विकास हुआ होगा, महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो तीनों में मुख्य जो अंतर है वो इनके आकार का है, वो इनके क्षेत्र का है। तो जन जो ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, वो उत्तर वैदिक काल में आकर के जनपद बनती है, और यही आगे जाकर के महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इट बिकेम महाजनपद अराउंड 600 बीसी, लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास ये महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही वो समय है जब भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। गौतम बुद्ध इस्टेब्लिश्ड बुद्धिज्म, और बौद्ध धर्म भारत में बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था। इतना तेजी से बौद्ध धर्म फला फूला, भारत में स्प्रेड हुआ कि 600 ईसा पूर्व का जो समय है इसे बौद्ध काल भी कहा जाता है, बुद्धिस्ट पीरियड भी कहा जाता है। नंबर 1। दूसरी बात यह है साथियों, महाजनपद काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि भारत में दोबारा से शहरों की शुरुआत हुई, भारत में दोबारा से अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, इंडिया में दोबारा से शहरीकरण की शुरुआत हुई। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है साथियों कि गार्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार थे। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भारत की पहली नगरीय क्रांति कहा था। और जो महाजनपद काल है इसे भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। इसे भारत का द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा गया। ये याद रखना, इसे भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति या सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा गया। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत कब से हुई, इंडिया में सेकंड अर्बनाइजेशन कब शुरू हुआ? तो महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। उम्मीद है कि अब बेस क्लियर हो गया होगा। ठीक, महाजनपद क्यों बने? तो इसका सबसे बड़ा कारण दो थे। एक तो लोहा, हम बहुत ज्यादा आयरन का प्रयोग करने लगे थे, और कृषि का विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। लोहे की वजह से अब बहुत सारे जंगलों को काटना आसान हो गया। जंगलों को काट करके कृषि का विस्तार किया गया, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया गया, जिससे कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। और वही सिंधु घाटी सभ्यता वाली कहानी शुरू हो गई कि जब अधिशेष उत्पादन होगा तो व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत आगे बढ़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। यही चीज हमें महाजनपद काल में देखने के लिए मिली, सेम चीज हमें महाजनपद पीरियड में देखने के लिए मिलती है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम मगध के उत्कर्ष के कारण पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो जो मगध के उत्कर्ष के कारण है वही महाजनपद के उदय के भी कारण है। जो मगध के राइज होने के रीजंस हैं, सेम आर दी रीजंस फॉर द राइज ऑफ महाजनपद। तो वो वहां पर हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, वो सारी चीजें हम सीख लेंगे साथियों। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि सर ठीक है, आपने कहा कि कुल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, देयर वर 16 महाजनपद? तो आइए अब हम समझते हैं कि इसकी जो जानकारी है वो हमें दो अलग अलग माध्यमों से मिलती है। हमेशा की तरह दो अलग अलग माध्यम रहे हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक रहा है साथियों साहित्यिक स्रोत अर्थात लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। साहित्यिक स्रोतों में हमें इसकी जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय।
जो सुक्त पिटक का हिस्सा है, इसी से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। दूसरा, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसे व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है। इससे भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। लेकिन जो लिस्ट, जो ये मैप में आप देख रहे हैं, ये मैप में जो 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिली है साथियों। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। तो कभी भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से ऑब्टेन की गई है, तो जवाब देंगे कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब याद कीजिए, हमने बौद्ध साहित्य पढ़ा था, इफ यू गाइज रिमेंबर, बौद्ध साहित्य में हमने पढ़ा था कि 3 पिटक होते हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और सुक्त पिटक के बहुत सारे हिस्से हैं। तो सूक्त पिटक का ही एक जो हिस्सा है वो है अंगुत्तर निकाय। तो इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और उनके राजाओं की जानकारी दी गई है। भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, पर 2-3 महाजनपदों के नाम उसमें अलग हैं और बौद्ध साहित्य में ये नाम बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें बड़ी मात्रा में मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हमें मिलते हैं, और मुख्य रूप से हमें उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मिलते हैं, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलते हैं, और आहत सिक्के अर्थात पंचमार्क्ड क्वाइन। यहां से सिक्कों की शुरुआत हो जाएगी, यहां से क्वाइन की शुरुआत हो जाएगी। और भारत में सबसे पहले चांदी के आहत सिक्कों का प्रयोग होगा। इंडिया में सबसे पहले सिल्वर पंचमार्क्ड क्वाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। हम आगे जानेंगे पंचमार्क का अर्थ क्या होता है। पंच से मार्क करना, मतलब ये होता था साथियों, कैसे भी एक चांदी का टुकड़ा काट लिया, जैसे मान लो ऐसा भी काट लिया, कोई शेप फिक्स नहीं था, बहुत ही इरेगुलर शेप होता था, और फिर इस पर हमने एक सील लगा दी, इस पर हमने एक सील लगा दी, इस तरीके से इस पर हमने एक ठप्पा लगा दिया। इसी को पंचमार्क क्वाइन कहा गया, और ये चांदी के बने हुए होते थे, सिल्वर के। दूसरा, जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो इन्हें कहा गया नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इन्हें कहा गया साथियों उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। मतलब बर्तन काले तो थे, लेकिन उनको पॉलिश भी किया गया था, मतलब उनको चिकना और शाइनी बनाने की कोशिश भी की गई थी। तो 2 सवाल बनेंगे मुख्य रूप से साथियों, 3। पहला सवाल बनेगा कि हमें 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, 16 महाजनपद की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो क्या जवाब दोगे कि ये जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, नंबर 1। दूसरा सवाल वो आपसे पूछेगा, सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले भारत में किन सिक्कों का प्रयोग किया गया। तो जवाब देंगे चांदी के आहत सिक्कों का प्रयोग किया गया, सिल्वर के पंचमार्क्ड कॉइन का प्रयोग किया गया। महाजनपद काल से किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। तो महाजनपद काल से हमें काले पॉलिशदार मृदभांड मिलते हैं, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया बेस, सारी बातें कि लोहा, कृषि, पूर्व मौर्य काल, ये सब अलग अलग नाम है, बुद्ध काल, ये अलग अलग नाम है। और गार्डन चाइल्ड ने इसे भारत की द्वितीय शहरी क्रांति कहा, गार्डन चाइल्ड ने इसे इंडिया का सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा। ये बातें आपको याद रखना है। चलो, तो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि सर 16 महाजनपदों के नाम, कहां पर इनकी लोकेशन है, ये याद करा दीजिए, बिकॉज यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक बार और साथियों ये मैप अच्छे से देख लो, ताकि आपको इजी रहे जब मैं चीजें आपको याद करवाऊं। तो बहुत ध्यान से ये वाला मैप देखना, आपको सारी चीजें इसमें समझ में आएंगी एक एक करके। जैसे एक महाजनपद जो यहाँ आप देख रहे हैं, यह है कंबोज महाजनपद। ठीक, ये गांधार महाजनपद, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हुए। यहाँ कुरु नाम का महाजनपद दिखेगा। फिर ये पांचाल महाजनपद है साथियों, पांचाल महाजनपद। यहाँ कौशल महाजनपद, इसके नीचे मल्ल महाजनपद, यहाँ वृज्जी महाजनपद, नीचे आएंगे तो अंग, फिर मगध, मल्ल वृज्जी अंग मगध, इन सब के बीच में काशी महाजनपद, वत्स जहाँ का राजा उदयन जो बहुत सारी कथाओं का हीरो है, चेदी महाजनपद, अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में,
मत्स्य महाजनपद जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था, सौरसेन महाजनपद, और ये अश्मक महाजनपद, इकलौता महाजनपद जो नर्मदा के दक्षिण में था, ओनली महाजनपद लोकेटेड साउथ टू नर्मदा। दक्षिण में सिर्फ एक ही महाजनपद था, वो था अश्मक महाजनपद साथियों, अश्मक। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद हैं। अब हम इनकी कैपिटल और इनसे रिलेटेड बातों को याद करना शुरू करते हैं मैप के थ्रू। ध्यान देना, अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी साथियों। देखो, ये जो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर ये लाइट शाइन कर रही है साथियों, तो यहां आपको मिलेगा कंबोज महाजनपद। ये कौन सा महाजनपद है जी? ये कंबोज महाजनपद है, और इसकी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो है हाटक। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में फैला हुआ था। कंबोज के नीचे आता है साथियों गांधार महाजनपद। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और ये मुख्य रूप से पाकिस्तान में जो पेशावर और रावलपिंडी वाला इलाका है वहां फैला है। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। देखो, जो तक्षशिला है साथियों, ये भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इंडिया की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला थी साथियों। तक्षशिला एक शहर है जिसे कहा जाता है कि भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा स्थापित किया गया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके बारे में पता लगाया था। तक्षशिला शुरुआत से ही भारत का एक बहुत पुराना शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का केंद्र रहा है। तक्षशिला हैज बीन अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड ट्रेड ऑफ इंडिया। यहां से उत्तर पथ नाम का एक व्यापारिक मार्ग होकर के गुजरता था, जो पूरे भारत को ना मध्य एशिया और चीन के साथ भी जोड़ देता था साथियों। तो तक्षशिला बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे कि तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी था, और ये मुख्य रूप से पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी वाले इलाके में है। और आगे जाकर के हम पढ़ेंगे अभी कुछ समय के बाद, जब हम भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया पढ़ेंगे साथियों, तो वहां हम आपको बताएंगे कि भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। पर्शियन ने सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया था। ईरान में एक वंश था जिसे हखमानी वंश कहा जाता है, एकेमिड वंश कहा जाता है इंग्लिश में, एकेमिक डायनेस्टी, और हिंदी में हखमनी वंश कहते हैं। तो वहां का एक राजा था डेरियस, जिसे हिंदी में हमने दारा कह दिया है। इन्होंने अटैक किया था इस पूरे इलाके में, इन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी हाटक थी उस पर भी अधिकार कर लिया, और गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी उस पर भी अधिकार कर लिया। तो ये 2 महाजनपद हो गए, कंबोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला। ये कंबोज पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में है। अब आप भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आएंगे साथियों, तो इसमें एक सबसे पहला महाजनपद जो आपको मिलेगा वो है कुरु। अब कुरु की बहुत सारी राजधानियां हैं, पर एक राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ मानी जाती है। हस्तिनापुर भी बोलते हैं कि हस्तिनापुर भी इसकी राजधानी है, और कुरु भी एक बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है। और कुरु जब जनपद था ना, तो बहुत शक्तिशाली जनपद था। याद है, यहाँ के राजा का नाम परीक्षित था, मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। तो कुरु भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद रहा। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, और मुख्य रूप से ये दिल्ली और हरियाणा में। तो नंबर 1 कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, नंबर 2 गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, नंबर 3 कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये मुख्य रूप से दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद साथियों यहाँ जैसे ही थोड़ा नीचे आप आएंगे तो पांचाल नाम का महाजनपद मिलेगा, और पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच छत्र है। 2 राजधानियां हैं, अभी बस एक याद कीजिए। पांचाल की राजधानी अहिच छत्र थी, और ये उत्तर प्रदेश के बरेली वाले रीजन में आता है। पांचाल की कैपिटल अहिच छत्र है, जो बरेली यूपी वाले रीजन में आता है। नीचे आएंगे तो कौशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है कौशल, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और भी 2 राजधानियां थी, पर प्रमुख राजधानी श्रावस्ती थी, जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद वाले इलाके में
आता है। इसके बाद आता है साथियों मल्ल। अब मल्ल जो है ये यूपी और बिहार दोनों में फैला हुआ है। मल्ल दो जगह पे विभाजित था। एक यूपी में कुशीनारा वाला मल्ल था और पावापुरी जो इसकी दूसरी राजधानी है वो बिहार में थी। पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है और वहीं साथियों जो कुशीनारा है वहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। भगवान बुद्ध का जो अंतिम बिल्कुल समय था वो कुशीनारा में बीता और जो महावीर स्वामी है उनका बिल्कुल अंतिम जो समय था वो पावापुरी में ही बीता है। तो इसके बाद एक और आप देखें आपको मिलेगा काशी। काशी की कैपिटल बनारस या वाराणसी जो यूपी में अभी फैला हुआ है और यहाँ वज्जी वैशाली बिहार में। अब पहले हम इतने याद कर लें ना, इतना याद करना भी जरूरी है। तो नंबर 1 हमने पढ़ा कंबोज राजधानी हाटक, गांधार राजधानी तक्षशिला, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ दिल्ली हरियाणा, पांचाल की राजधानी अहिच छत्र बरेली यूपी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती यूपी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी, काशी बनारस या वाराणसी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनको एक बार मैप में बना करके दिखाओ तो क्या आप याद करके बना पाएंगे? कोशिश करते हैं सर, तभी तो याद होंगी चीजें, नहीं तो याद कैसे होंगी अगर हम ध्यान से उनको पढ़ेंगे नहीं। तो एक बार इनको ध्यान से बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, एक मिनट दूसरा वाला मैप ले लेते हैं साथियों। 2-4 बार आप मैप में बना लोगे ना इस तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो ये वाला जो इलाका है साथियों, ये जो इलाका है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, यहाँ कंबोज था, यहाँ पर कंबोज था जिसकी राजधानी हाटक थी। ये जो इलाका है पाकिस्तान का, यहाँ गांधार था, गांधार, और इसकी राजधानी तक्षशिला। अब आप ही लोग मुझे बताओगे, देखो ये दिल्ली हरियाणा वाला रीजन है साथियों, ये दिल्ली हरियाणा वाला रीजन है। तो यहाँ जो इलाका है यहाँ कुरु महाजनपद हुआ करता था, कुरु, और इसकी जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। हस्तिनापुर भी इससे जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ आप देखेंगे इस इलाके में तो यहाँ पांचाल था, पांचाल ये यूपी में ही था। अहिच छत्र इसकी राजधानी थी। पांचाल हमने अभी अभी देखा। ठीक है, नीचे आप जाएंगे साथियों तो यहाँ आपको कौशल मिलेगा, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। और नीचे की तरफ जाएंगे तो थोड़ा और से बनाते हैं, और यहाँ पर आप जाएंगे साथियों तो यहाँ कुशी, यहाँ पर मल्ल है, मल्ल। अब जो मल्ल है ये दो जगहों पर फैला हुआ है, यूपी और बिहार, और इसकी जो राजधानी है वो कुशीनारा और पावापुरी है। इस इलाके में आप देखेंगे तो यहाँ बनारस मिलेगा साथियों, बनारस या वाराणसी। काशी महाजनपद हुआ करता था, काशी महाजनपद। थोड़ा और आगे जाएंगे बिहार वाले इलाके में तो यहाँ वज्जी मिलेगा, वज्जी। ठीक है, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी और ये मुख्य रूप से बिहार में है। तो उम्मीद है कि इतने महाजनपद तो आपको याद हो गए होंगे। कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, बनारस, और एक और इसमें एक और ऐड करेंगे, वज्जी, वैशाली। ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच छत्र, कौशल श्रावस्ती, मल्ल कुशीनारा, काशी वाराणसी, वज्जी वैशाली बिहार। 8 महाजनपद तो सर याद हो गए। ठीक है, 8 महाजनपद तो याद होगा और मैं अभी याद करा दूंगा अलग अलग तरीके से। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ोगे साथियों आप तो बिहार में अंग महाजनपद मिलेगा और यहाँ एक बहुत ही प्रमुख शहर, इसकी राजधानी था चंपा। 6 प्रमुख शहर थे महाजनपद काल के, 6 मेजर टाउन्स थे महाजनपद काल के, और उसमें से एक था चंपा। ठीक है, फिर यहाँ आप देखेंगे साथियों तो यहाँ मगध मिलेगा। मगध की राजधानी राजगृह थी, ये बिहार पटना में था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, मोस्ट पावरफुल महाजनपद। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ वत्स मिलेगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और ये इलाहाबाद प्रयागराज वाले रीजन में था और यहाँ के राजा का नाम था उदयन। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद यूपी वाले रीजन में ये था। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे साथियों तो दक्षिण भारत में अशमक मिलेगा जिसकी राजधानी पोटली थी, गोदावरी नदी के क्षेत्र में। इसको पाटन भी कहा जाता है,
पोटली भी कहा जाता है। आगे जाकर के इसी का नाम प्रतिष्ठान भी हो गया। तो 4 महाजनपद और पढ़ लिए, अंग, मगध, वत्स और अश्मक। अंग, मगध, वत्स और अश्मक। अंग की राजधानी चंपा, बिहार। मगध की राजधानी राजगृह, बिहार, लगभग पूरे बिहार में फैल गया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, प्रयागराज, यूपी। और अश्मक की राजधानी पोटली अर्थात गोदावरी क्षेत्र। ये याद रखेंगे 4 और महाजनपद। आइए मैप में भी ऐड कर लेते हैं। तो वज्जी के पास ही साथियों यहाँ आपको अंग नाम का महाजनपद मिलेगा। अंग के नीचे यहाँ मगध नाम का महाजनपद मिलेगा। और यहाँ यूपी में साथियों इस पर्टिकुलर इलाके में वत्स नाम का महाजनपद मिलेगा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और यहाँ महाराष्ट्र में अश्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोटली या पाटन, पोटली या पाटन। तो ये 12 महाजनपद तो हो गए। चलो एक बार ना बना के भी देख लेते हैं, 2 से 4 बार मैं याद कराऊंगा साथियों आपको, और अगर थोड़ा सा पेशेंस आपने रखा तो याद भी हो जाएगा। सर यहां हमें कंबोज महाजनपद मिला जिसकी राजधानी हाटक थी। कंबोज के नीचे हमें गांधार महाजनपद मिला जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। हम सर भारत आ गए तो भारत में यहां हमें कुरु नाम का महाजनपद मिला जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। थोड़ा आगे गए तो पांचाल नाम का महाजनपद मिला जिसकी राजधानी अहिच छत्र थी। थोड़ा और आगे गए तो कौशल नाम का महाजनपद मिला जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी साथियों। थोड़ा और हम आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर साथियों हमें एक मल्ल नाम का महाजनपद मिला, और मल्ल की 2 राजधानियां थी, एक कुशी नारा और एक पावापुरी। ठीक है, और आगे बढ़े तो यहाँ हमें वैशाली नाम का महाजनपद वृज्जी नाम का महाजनपद मिला जिसकी राजधानी वैशाली थी, और ये उस समय का सबसे बड़ा गणराज्य हुआ करता था, सबसे बड़ा गणराज्य हुआ करता था। यहीं नीचे आए तो अंग नाम का एक महाजनपद मिला जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। यहाँ साथियों हमें मगध नाम का एक महाजनपद मिला जिसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। यूपी में ही हम वापस गए तो यहाँ हमें काशी नाम का एक महाजनपद मिला जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, वाराणसी। और साथियों काशी के ही थोड़ा सा उत्तर में हम गए तो हमें वत्स नाम का महाजनपद मिला जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। दक्षिण भारत में ये मान लीजिए कि नर्मदा नदी है, लेट्स कंसीडर दिस इज नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में यहाँ पर हमें एक महाजनपद मिला जिसका नाम था अश्मक, और अश्मक की राजधानी क्या थी साथियों, तो इसकी राजधानी पाटन या पोटली थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महाजनपद तो हमें याद हो गए। 2 से 3 बार आपको भी बना करके देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया ऐसे ही ब्लैंक कॉपी में पॉज करो, 2 मिनट बना के देखो, पॉज करके तुरंत बना के देखो, ट्रस्ट मी आपको चीजें याद होंगी। और कम से कम आज पढ़ लो, फिर 10 दिन बाद फिर बना लो, 1 महीने बाद फिर बना लो, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में इनकी लोकेशन और इनकी कैपिटल ही पूछता है। तो अधिकांश जो आपके क्वेश्चन है वो इसी मैप को कवर करने से हो जाएंगे, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो 12 महाजनपद तो हो गए सर, 12 महाजनपद हो गए, बचे कितने? 4। आइए देखते हैं 4 महाजनपदों में। तो राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में हमें मत्स्य नाम का महाजनपद मिलेगा साथियों जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और आपको पता है मत्स्य क्यों इंपॉर्टेंट है? कहा जाता है कि यहाँ के राजा विराट थे, जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया तो पांडव अपना अज्ञातवास जो है ना उन्होंने मत्स्य के राजा विराट के संरक्षण में रह करके ही बिताया था, इसलिए मत्स्य महाजनपद जरूरी है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, ये जयपुर राजस्थान वाले रीजन में है। अब आप फिर से यूपी चले तो यूपी में साथियों शूरसेन, मथुरा जिसकी राजधानी मथुरा है। अब मथुरा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जैसे काशी का बनारस वाराणसी एक बहुत पुराना शहर है, इसी तरह से जो मथुरा है वह भी एक बहुत प्राचीन शहर है। आप सोचें कि उसका उल्लेख ग्रीक लिटरेचर में हमें मिलता है।
जो ग्रीक लिटरेचर है, यूनानी साहित्य है, उसमें भी हमें इसका उल्लेख मिलता है साथियों। तो शूरसेन जो महाजनपद है, इसकी राजधानी मथुरा थी। फिर एमपी आ जाइए, तो एमपी में अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती है, और उज्जैनी, और साथ में चेदी। चेदी जो है वो एमपी प्लस यूपी दोनों में है, बुंदेलखंड वाला रीजन है, तो एमपी और यूपी दोनों में है, और इसकी राजधानी शुक्तिमती या शक्तिमती थी। तो 12 में हम 4 और ऐड करते हैं साथियों, 4 महाजनपद हम और ऐड करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें यह समझ में आया कि सर राजस्थान में एक महाजनपद है और इस महाजनपद का नाम है मत्स्य महाजनपद। ठीक है। एमपी में यहां पर एक महाजनपद है और इसका नाम है अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। यहां एमपी यूपी के बुंदेलखंड वाले रीजन में एक और महाजनपद है जिसका नाम है चेदी, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। और यहां मथुरा वाले रीजन में एक और महाजनपद है और इसका नाम है शूरसेन, शूरसेन, और इसकी राजधानी मथुरा थी। तो इस तरह हमारे 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए। चलो एक बार ड्रॉ करते हैं। यहां पर कंबोज, राजधानी बोलते जाओ हाटक। यहां पर गांधार, राजधानी तक्षशिला। यहां आएंगे कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ। इस इलाके में पांचाल, राजधानी अहिच छत्र। नीचे की तरफ कौशल, राजधानी श्रावस्ती। इसके बाद मल्ल, राजधानी कुशीनारा और पावापुरी। फिर वैशाली, व्रजी, राजधानी वैशाली। अंग, राजधानी चंपा। मगध, राजधानी राजगृह। काशी कैपिटल बनारस या वाराणसी। यहां वत्स, राजधानी कौशाम्बी। शूरसेन, राजधानी मथुरा। चेदी, राजधानी शुक्तिमती। अवंती, राजधानी महिष्मती। मत्स्य कैपिटल क्या होगी, विराटनगर। और यहां अश्मक, राजधानी क्या होगी, पोटली। ये हो गए जी 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। अब इसमें ना थोड़ा हम बाल की खाल निकालते हैं और इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इन 16 महाजनपदों को ध्यान से देखना साथियों, और इसमें कुछ बातों पर गौर करना, बहुत ध्यान से गौर करना कुछ बातों पे। 16 महाजनपद तो हो गए सर हमारे। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब आप इन 16 महाजनपदों को देखते हो तो इसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, 8 जनपदाज इन उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित हैं? तो सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 16 में से 8 कौन कौन से, देखो जरा ध्यान से। तो इसमें पांचाल नंबर 1, ठीक है, कौशल नंबर 2, मल्ल का कुछ हिस्सा चूंकि यूपी में भी था तो नंबर 3, काशी नंबर 4, वत्स नंबर 5, शूरसेन नंबर 6, चेदी नंबर 7, एक और मैं भूल रहा हूं, हाँ कुरु का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा तो नंबर 8। इस तरह से साथियों 8 महाजनपद ऐसे थे जिनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूपी वाले इलाके में आता था। 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में है, अवंती और चेदी। अवंती और चेदी एमपी में है, चेदी दोनों में है, एमपी और यूपी। बिहार में 4 महाजनपद हैं, मगध नंबर 1, अंग नंबर 2, व्रजी नंबर 3 और मल्ल नंबर 4। बिहार में 4 महाजनपद हैं और राजस्थान में 1 महाजनपद है मत्स्य। महाराष्ट्र कर्नाटक में भी 1 महाजनपद है अश्मक। गांधार और कंबोज मुख्य रूप से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित थे। ठीक है, अब एक और बात सुनो ध्यान से। ये जो 16 महाजनपद हैं इसमें से 2 महाजनपद, एक व्रजी और दूसरा मल्ल, एक व्रजी और दूसरा मल्ल, ये 2 ऐसे महाजनपद हैं जहां गणतंत्रात्मक शासन था, जहां रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। ये व्रजी को दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र कहा जाता है। व्रजी इज कॉल्ड द एंशिएंट, द मोस्ट एंशिएंट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड।
सबसे पुराना कोई गणतंत्र है तो वो व्रजी है। गणतंत्र का मतलब ये होता है साथियों कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे मान लो ये छोटे छोटे राज्य हैं, ये आपस में आजू बाजू हैं, तो इन्होंने फैसला लिया कि ये सब साथ में आएंगे, साथ में मिलकर के एक राजा को चुनेंगे और फिर प्रशासन करेंगे। इसी को हम गणतंत्र बोलते हैं, इसी को हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो एक रिपब्लिक बहुत सारे राज्यों का समूह होता है, बहुत सारे स्टेट का एक ग्रुप होता है, जहां आपसी सहमति से सारे निर्णय लिए जाते हैं। बाकी 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बाकी जो 14 हैं, इन सभी 14 में राजतंत्रात्मक अर्थात मोनार्कियल सिस्टम था। बट व्रजी और मल्ल, प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रजी और मल्ल इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसमें रिपब्लिक टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 2, बिहार में 4, राजस्थान में 1। व्रजी और मल्ल इसमें गणतंत्र रिपब्लिक, बाकी सब में राजतंत्रात्मक व्यवस्था, बाकी सभी में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सभी की राजधानियां याद रखेंगे। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, पांचाल की राजधानी अहिच छत्र, कौशल की राजधानी श्रावस्ती जहां भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, मल्ल की एक राजधानी कुशीनारा, दूसरी पावापुरी, व्रजी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा, 6 प्रमुख शहरों में एक, मगध की राजधानी राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी, चेदी शुक्तिमती, अवंती महिष्मती और अश्मक की राजधानी साथियों पाटन या पुटली। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए, तो अब हम एक एक महाजनपद के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं साथियों। देखें, इस तरह से ना मैंने टेबल बना दिया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत इजी रहेगा पढ़ने में, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी टेबल फॉर्म में। इसमें महाजनपद का नाम है, राजधानी है, वर्तमान अवस्थिति है और महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे हम कंबोज, तो कंबोज को हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि राजधानी राजपुर या हाटक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कश्मीर वाले इलाके में कुछ इसका भाग फैला हुआ था। ये घोड़ों की उच्च नस्ल के लिए प्रसिद्ध है और हकमनी राजाओं ने इस पर आक्रमण किया था। फेमस फॉर द सुपीरियर ब्रीड ऑफ हॉर्स इन्वेडेड बाय द ईरानी एक्मेनिड डायनेस्टी, ये हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। दूसरा गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान अवस्थिति पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान। जैसा हमने कहा था साथियों कि तक्षशिला ये कनिंघम के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, कनिंघम ने इसके बारे में पता लगाया था। अब इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक शहर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पुरुषपुर। पुरुषपुर पेशावर का ही पुराना नाम है। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस शहर को पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, तो पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर है। दूसरा, यहाँ से उत्तर पथ नाम का एक व्यापारिक मार्ग भी जाता था, उत्तर पथ नाम का एक ट्रेड रूट भी जाता था। और ये तक्षशिला से मथुरा, मथुरा से कौशाम्बी, कौशाम्बी से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता था। अगर इसे मैं आपको मैप में एक बार बताऊं तो ये जो उत्तर पथ वाला मैप है, ये यहाँ से शुरू होता था तक्षशिला, फिर ये कौशाम्बी, ये मथुरा पहुंचता था, यहाँ से वत्स में कौशाम्बी, यहाँ से मगध, और मगध से अल्टीमेटली यहाँ बंगाल में एक बंदरगाह था और इसका नाम था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ताम्रलिप्ति पोर्ट। इसी को उत्तर पथ कहा गया है, जो ताम्रलिप्ति, मगध, वत्स, सूरसेन और गांधार महाजनपद को आपस में कनेक्ट करता था। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद है कुरु महाजनपद। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के थानेश्वर वाले इलाके में फैला हुआ था। इसका एक और प्रमुख नगर था जिसका नाम है हस्तिनापुर, और यहाँ के प्रमुख राजा में पुरु, पारीक्षित, युधिष्ठिर, ये सारे राजा हुए हैं। और कुरु महाजनपद जो है वो महाभारत से भी जुड़ा हुआ है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द महाभारत। इसके बाद आता है पांचाल।
पांचाल की राजधानी साथियों अहिच छत्र और दूसरी राजधानी थी काम्पिल्य। याद रखिएगा, काम्पिल्य और अहिच छत्र ये दोनों ही पांचाल की राजधानियां थीं। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले इलाके में था। यहाँ पर एक शहर था जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज को महोदय नगर या कान्यकुब्ज भी कहा जाता है। काम्पिल्य जो इसकी दूसरी राजधानी थी, यहीं पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जिनके पिता का नाम द्रुपद था। तो अभी तक हमने पांचाल की सिर्फ एक राजधानी याद की थी, अहिच छत्र। पांचाल्य की दूसरी राजधानी का नाम था काम्पिल्य। पांचाल की दूसरी राजधानी थी काम्पिल्य, जहां राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर शहर था कन्नौज, जिसको महोदय नगर या कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वो है वत्स, बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी हम पढ़ चुके हैं और ये प्रयागराज और मिर्जापुर वाले इलाके में फैला हुआ था। अब पता है वत्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वत्स के एक राजा थे और राजा का नाम था उदयन। उदयन को कहा जाता है, एक उदयन हम आगे भी पढ़ेंगे, कल जब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम उदयन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो उदयन है ये वत्स के राजा है। और उदयन एक बहुत ही रोमांटिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री में, एक बहुत ही रोमांटिक हीरो है पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में। उदयन के ऊपर बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं और ये बहुत सारे नाटकों के नायक हैं। बहुत सारे ड्रामाज आर रिटन ओवर द उदयन एंड उदयन इज द हीरो ऑफ दीज ड्रामाज। एग्जाम्पल के लिए स्वप्नवास वदत्ता, आचार्य भाष ने, महाकवि भाष ने संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा जिसका नाम था स्वप्नवास वदत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हर्षवर्धन ने संस्कृत में एक नाटक लिखा जिसका नाम था रत्नावली और प्रियदर्शिका। रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये दो नाटक किसने लिखे? हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में लिखे। और इनका जो हीरो है वो राजा उदयन ही है। ठीक है, तो स्वप्नवास वदत्ता, इसमें वास वदत्ता और उदयन की प्रेम कहानी को बताया गया है। एक स्टोरी है कि ये अवंती जाते हैं, अवंती के राजा की बेटी से इनको प्रेम होता है, उसको संगीत सिखाने का काम करते थे और उसी पर ये पूरा का पूरा नाटक लिखा गया है। देखिए, उदयन गौतम बुद्ध के समकालीन है, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। और बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज ने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बुद्धिस्ट मॉन्क पिंडोला भारद्वाज कन्वर्टेड हिम इनटू द बुद्धिज्म। तो ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं कि वत्स के राजा का नाम उदयन था जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। पिंडोला ने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। स्वप्नवास वदत्ता भास की जो किताब है उसके ये नायक हैं और हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई रत्नावली और प्रियदर्शिका के भी ये नायक है। इसके बाद अगला है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी की भी एक कहानी है साथियों कि यहाँ पर वरुणा और अस्सी नाम की दो नदियां हैं। वरुणा और अस्सी नाम की नदियों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम वाराणसी पड़ा था और वाराणसी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था। ये कॉटन इंडस्ट्री का या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा सेंटर था। फिर आता है शूरसेन। राजधानी मथुरा, जिसे ब्रजमंडल भी कहा जाता था, और यूनानी साहित्य में मथुरा के लिए मैथोरा शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रीक लिटरेचर में मथुरा के लिए मैथोरा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है साथियों। फिर आता है कौशल। कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौशल की दो राजधानियां हैं, एक श्रावस्ती और दूसरी कुशावती। एक श्रावस्ती और दूसरी कुशावती। श्रावस्ती इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो श्रावस्ती में ही दिए थे। गौतम बुद्ध ने जो अपनी मैक्सिमम टीचिंग्स दी हैं वो श्रावस्ती में ही परफॉर्म की हैं। दूसरा, ये यूपी बहराइच में गोंडा वगैरह इलाके में है। श्रावस्ती और कुशावती के अलावा उकट्टा यहाँ का एक प्रमुख नगर था और
पंखदा यहाँ का प्रमुख नगर था। उकट्टा और पंखदा यहाँ के दो प्रमुख नगरों के नाम हैं। इसका सेतव्य, दंडकप्पा, नलकापना, पर उकट्टा और पंखदा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बार बार उल्लेख होता है। श्रावस्ती जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सहेत महित गांव में बसा है, अचिरावती या राप्ती नदी के किनारे। अयोध्या भी इसकी एक पुरानी राजधानी है जिसे साकेत कहा जाता था, और प्रमुख शासक यहाँ का प्रसेनजीत रहा है जो भगवान बुद्ध के समकालीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में आपसे पूछेगा कि प्रसेनजीत एक तरफ लिख देगा और बाकी दूसरी तरफ अलग अलग महाजनपदों के नाम। तो याद रखने वाली बात है साथियों कि वत्स के राजा, प्रमुख राजा उदयन हुए हैं, कौशल के प्रमुख राजा प्रसेनजीत हुए हैं। वत्स के प्रमुख राजा उदयन हुए हैं और श्रावस्ती या कौशल के प्रमुख राजा प्रसेनजीत हुए। प्रसेनजीत का एक बेटा भी था जिसका नाम था विदुडभ। इसने लुम्बिनी पर आक्रमण किया था, लुम्बिनी पर अटैक कर दिया था साथियों, और पूरी तरीके से कपिलवस्तु को तबाह कर दिया था, पूरी तरीके से कपिलवस्तु को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। कहा जाता है, छोटी सी कहानी है कि प्रसेनजीत जो है वो किसी शाक्य कन्या से प्रसेनजीत का विवाह होना था, शाक्य राजकुमारी से विवाह होना था, लेकिन शाक्यों के बीच में, शाक्य जो कि कपिलवस्तु में रहते थे, उनके बीच में एक परंपरा थी कि वो शाक्य से बाहर अपनी शादियां नहीं करते थे। तो ऐसी एक कहानी है कि उन्होंने राजकुमारी की जगह किसी दासी को बिठा दिया और प्रसेनजीत की शादी करवा दी। बाद में विदुडभ जब एक बार कपिलवस्तु गया घूमने तो उसका उपहास उड़ाया गया, उसकी मौकरी की गई, और इस बात की जानकारी जब विदुडभ को मिली तो वो बहुत गुस्से में आ गया और वो सेना लेकर के गया और पूरे कपिलवस्तु को उसने उजाड़ डाला, पूरे कपिलवस्तु को उसने तबाह कर दिया। ऐसी एक किंवदंती, ऐसा एक लीजेंड है इस बारे में। ठीक है, चलो फिर ठीक कहानियां हैं तो ये याद रखेंगे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, प्रमुख राजा उदयन, काशी वाराणसी वस्त्र उद्योग का केंद्र, शूरसेन मथुरा, यूनानी साहित्य में मैथोरा, कौशल श्रावस्ती और कुशावती, श्रावस्ती और कुशावती, उकट्टा इसका प्रमुख नगर था, राप्ती नदी के किनारे श्रावस्ती था, प्रमुख शासक प्रसेनजीत और बाद में उसका बेटा विदुडभ। ठीक है, और प्रसेनजीत और उदयन दोनों ही भगवान बुद्ध के समकालीन हैं। प्रसेनजीत और उदयन ये भी याद रखना, क्योंकि बुद्धिज्म में ये सवाल बनता है कि कौन भगवान बुद्ध के समकालीन थे, कौन गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी थे। तो प्रसेनजीत जो कौशल का राजा है और उदयन जो कि वत्स का राजा है, ये दोनों ही गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी हैं, गौतम बुद्ध के समकालीन हैं। आगे बढ़ते हैं। व्रतजी, व्रतजी और मल्ल, हमने आपको बताया कि ये दोनों गणराज्य थे, ये दोनों ही रिपब्लिक थे। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दोनों ही गणराज्य थे, ये दोनों ही रिपब्लिक थे साथियों। और व्रतजी बुद्ध काल का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। व्रतजी वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट and the most powerful and largest republic of महाजनपद पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपद काल का सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था तो वो व्रतजी था। व्रतजी की राजधानी वैशाली थी। ये मुख्य रूप से बिहार के मुजफ्फरनगर और वैशाली वाले इलाके में था, और इसमें कुल 8 राज्य शामिल थे, इसलिए इसे अष्टकुल भी कहा जाता है। कुल इसमें 8 राज्य शामिल थे। 8 राज्यों के राजाओं ने व्रतजी गणराज्य को बनाया था, व्रतजी रिपब्लिक को बनाया था साथियों। मल्ल की 2 राजधानियां थी, कुशीनारा जो यूपी में आती है, पावापुरी जो बिहार में आती है। कुशीनारा में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और पावापुरी में भगवान महावीर का। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहां पर हुई, तो वो कुशीनारा में, और भगवान महावीर, तो जवाब होगा पावापुरी जो दक्षिण मल्ल की राजधानी है। इसके बाद है अंग। अंग सबसे पूर्वी महाजनपद है, ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद है। ये चंपा नदी के किनारे इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा जो है साथियों, ये 6 प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। महाजनपद काल में 6 प्रमुख शहर थे। देयर वर 6 मेजर टाउन्स इन दी महाजनपद पीरियड। चंपा, राजगृह, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती और साकेत।
ये 6 प्रमुख शहर थे महाजनपद काल के। और चंपा और राजगृह, इन दोनों के जो वास्तुकार थे, इन दोनों के जो आर्किटेक्ट थे, वो आचार्य महागोविंद थे। आचार्य महागोविंद वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ चंपा एंड राजगृह। चंपा और राजगृह के वास्तुकार जो थे वो आचार्य महागोविंद थे। ठीक है। इसके बाद मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, मोस्ट पावरफुल महाजनपद, यही आगे जाकर के मौर्य साम्राज्य बनेगा। इसकी राजधानी राजगृह थी और ये लगभग संपूर्ण बिहार में विस्तृत हो गया। शुरुआत छोटे रूप में हुई थी पर धीरे धीरे ये पूरे बिहार में विस्तृत होता चला गया। बिहार, फिर इंडिया, पूरी जगह पर यह विस्तृत हो गया था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसके बारे में कल हमें अलग से पढ़ना है। सोच के देखो, इतना पावरफुल, इतना इंपॉर्टेंट कि कल हमें अलग से मगध के बारे में पढ़ना है साथियों। इसके बाद आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये राजस्थान वाले इलाके में। ऋग्वेद में 4 जातियों का उल्लेख है, यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य। और यहीं पर पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। जो पांडवों का एग्जाइल पीरियड है वो यहीं पर हुआ था, जब यहाँ के राजा विराट थे। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती या सोथीवती है। ये यूपी एमपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैनी जो कि उत्तरी राजधानी थी और महिष्मती जो कि दक्षिणी राजधानी थी। मगध के बाद अगर कोई बहुत पावरफुल महाजनपद था साथियों तो वो अवंती था। अवंती बहुत शक्तिशाली महाजनपद था, बहुत ही पावरफुल महाजनपद था। और यहाँ के एक राजा थे चंड प्रद्योत, ये नाम भी याद रखना है आपको। जैसे मगध का राजा बिंबिसार था, फिर उसके बाद अजातशत्रु, चंड प्रद्योत ये भी भगवान बुद्ध के समकालीन और बहुत शक्तिशाली राजा। कहा जाता है कि एक बार ना चंड प्रद्योत की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो बिंबिसार को इस बात का पता चला। तो बिंबिसार का राज्य वैद्य हुआ करता था जीवक। जीवक की कहानी भी बहुत शानदार है, पढ़ना कभी आप। तो जीवक को भेजा था इनका उपचार करने के लिए। तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था इनका उपचार करने के लिए। और बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन ने के द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैसे उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला के माध्यम से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ठीक इसी तरह जो चंड प्रद्योत हैं इन्होंने महाकच्चायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो अगर मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि बुद्ध के समकालीन महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से हो गए, तो सर एक नाम हमें इसमें दिखाई देता है कि उदयन जो कि वत्स का राजा था। ठीक है। प्रसेनजीत जो कि कौशल का राजा था। ठीक है। चंड प्रद्योत जो अवंती का राजा था, अवंती का किंग था। और बिंबिसार के साथ साथ एक और नाम याद रखेंगे, बिंबिसार तो था ही था, अजातशत्रु, ये मगध। ये प्रमुख समकालीन शासक हैं, ये इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी रूलर्स हैं। इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी रूलर्स हैं गौतम बुद्ध के। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए प्लीज इसको याद रखिएगा। आखिरी में अशमक। अशमक की राजधानी पाटन या पोटिल है, महाराष्ट्र तेलंगाना वाले क्षेत्र में एकमात्र महाजनपद जो नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी नदी की घाटी में स्थित था, गोदावरी रिवर वैली में स्थित था। तो ये हैं साथियों 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अब बहुत अच्छे तरीके से क्विज लगाइए, बहुत सारे प्रश्न हैं महाजनपद काल से और वैदिक काल से जुड़े हुए, प्रश्नों को लगाइए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना कि अब ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब हम सीधी चर्चा करेंगे मगध के बारे में, मगध को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी अकेडमी है, बहुत सारे वेरियस कोर्सेज यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ हमारा MPPSC फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, अभियान के नाम से GK GS फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हम सभी
प्रतियोगी परीक्षा, विशेष तौर पे जो वनडे एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं, उनका सारा जीके कंप्लीट करा है। वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 विषय हैं और चारों विषय मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं साथियों। ठीक है, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं मगध के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।